प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम प्रॉब्लम 12 जो कि आपके सामने इस वक्त मौजूद है स्क्रीन पर और इसका सॉल्यूशन भी नीचे गिवन है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसको डिस्कस करने से पहले मैं इंतहाई तेजी से आप लोगों को एक चीज रिकॉल करवाना चाहता हूं ताकि हर बच्चा इस कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग हो जाए कि ये बुक वैल्यू क्या चीज होती है, ये मार्केट वैल्यू क्या चीज होती है और एग्रीड वैल्यू क्या चीज होती है। ठीक है, एक बिल्डिंग हमने ओरिजिनल 5 लाख रुपए की खरीदी तो ये 5 लाख रुपए बिल्डिंग की कहलाती है ओरिजिनल कॉस्ट। फिर हम हर साल बिल्डिंग, या जरूरी नहीं कि बिल्डिंग ही वर्ड हो, मैंने बिल्डिंग लिख दिया, आप फर्नीचर भी लिख सकते हैं, आप मशीनरी भी लिख सकते हैं, आप इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। हर साल हम उस बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट की कुछ वैल्यू को कम करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं बिल्कुल आपका जवाब बाद में दूंगा क्योंकि मैंने जो है वो होमवर्क के लिए वीडियो आप लोगों को भेज दी थी, तो वो वीडियो आप लोग देख लें, उसमें होमवर्क था, दोनों क्वेश्चन थे होमवर्क के और वो डिस्कस आप लोग उसमें उस वीडियो की मदद से कर लें। मैंने आप सबको ईमेल कर दी थी वो वीडियो। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर फर्नीचर है और फर्नीचर 5 लाख रुपीस का हमने परचेज किया था, तो आफ्टर 1 ईयर या एट द एंड ऑफ 1 ईयर क्या वो फर्नीचर 5 लाख रुपए का रहता है? क्या वो मशीन 5 लाख रुपए की रहती है? उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती है, डिक्लाइन होती है, डिक्रीज होती है, डेप्रीशिएट होती है। तो जितने रुपए से हम उसकी वैल्यू को कम करते हैं उसे कहते हैं डेप्रीसिएशन। और उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन, जो कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, एसेट की वैल्यू के अगेंस्ट एसेट की वैल्यू को कम करता है। तो हम कहते हैं पहले साल हमने अपने एसेट की वैल्यू को कम किया 5,000 रुपीज, नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ? तो ओरिजिनल एसेट था तो 5 लाख रुपीज का, लेकिन हमने जब उसे 5,000 से कम किया तो अब वो 4,95,000 रुपीज का है और ये है उसकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का उर्दू में मतलब है मौजूदा कीमत। क्या है इसका मतलब? मौजूदा कीमत। अच्छा, अब इसी तरह हर साल हम उसकी कुछ वैल्यू को क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। तो हर साल उसकी वैल्यू डिक्रीज होकर जो वैल्यू हमारे पास आया करेगी उसका नाम क्या हुआ करेगा? बुक वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख ही है, लेकिन अब उसकी मौजूदा कीमत 4,90,000 हो गई। अब लेट सपोज आफ्टर 2 ईयर्स, जैसे 2 ईयर्स कैसे हो गए? पहले साल हमने 5,000 कम की तो हमने कहा 4,95,000 की है। फिर सेकंड ईयर हमने 5,000 इसकी वैल्यू को और कम किया और मैंने कहा कि सिर्फ बिल्डिंग के वर्ड को फोकस ना करें, यहाँ मशीनरी भी हो सकता है, यहाँ फर्नीचर भी हो सकता है, यहाँ इक्विपमेंट भी हो सकता है, यहाँ ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल्स भी हो सकती हैं। तो कोई भी चीज जिसको हम एक साल इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं उसकी कुछ वैल्यू कम हुई। तो जब वैल्यू कम होने के बाद जो रह जाती है, वैल्यू कम होने के बाद जो रह जाती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बुक वैल्यू। ठीक है, अब मेरे मुताबिक आफ्टर 2 ईयर्स मेरी बिल्डिंग कितने की है? बोलें, लिख के भेजें मुझे फटाफट। आफ्टर 2 ईयर्स मेरी बिल्डिंग या मेरा फर्नीचर या मेरी मशीनरी कितने रुपए की है इस वक्त? मौजूदा कीमत फास्ट 4,90,000 की। अब मैं आज इस फर्नीचर को मार्केट में बेचने जाता हूं, मैं आज इस फर्नीचर को मार्केट में बेचने जाता हूं, इस बिल्डिंग को मार्केट में बेचने जाता हूं, तो मुझे बताएं क्या जरूरी है कि मेरा फर्नीचर 4,90,000 में बिके? कितनी पॉसिबिलिटी है? 490 में भी बिक सकता है, 490 से ज्यादा में भी बिक सकता है और 490 से कम में भी बिक सकता है। तो ये जो वैल्यूज हम कॉल कर रहे हैं ना, क्या 490 से ज्यादा में बिकेगा? मसलन 6 लाख रुपीस में बिकेगा तो 6 लाख को हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। अगर वो 490 में ही बिकेगा तो अब 490 को ही कहेंगे क्या? मार्केट वैल्यू। और अगर 3 लाख में बिकेगा तो ये 3 लाख को भी क्या कहेंगे? मार्केट वैल्यू। आई होप आपने मार्केट वैल्यू को क्लियर किया। इसको आप अपने मोबाइल के ऊपर रख के सोच लें, आप ज्यादा अच्छा समझ जाएंगे मेरा ख्याल है। आपने एक मोबाइल 5 लाख रुपीस का खरीदा, 2 साल इस्तेमाल करने के बाद आप कहते हैं मेरा मोबाइल 4,90,000 रुपए का है बिल फर्स। अब जब आप उसे मार्केट में बेचने गए तो दुकानदार आपको 6 लाख रुपए दे रहा है, तो क्या आप आंसू निकल आएंगे आपके और आप दुकानदार को बोलेंगे नहीं भाई क्यों इतना जुल्म कर रहे हो अपने ऊपर? आप बोलेंगे अच्छा है, बन रहा है बना दो, 6 लाख में ले रहा है 6 लाख में ही पहना दो, तो आप 6 लाख रुपए में बेच देंगे उसे।
अगर वो बोलेगा मैं तो 490 में लूंगा, आप वो 1 रुपया भी ज्यादा देने को तैयार ना हो, तो आप 490 में बेच देंगे। और अगर आपको उस पैसों की जरूरत हो और वो क्या बस हम 3 लाख रुपए देंगे, हर दुकानदार बोले 3 लाख रुपए से ज्यादा मैं दूंगा ही नहीं, कुछ लोग तो 2.5 लाख और 2.75 लाख बोल रहे हैं, एक ने बोला बस 3 लाख रुपए, तो आपने कहा चलो 3 लाख रुपए में दे दिया, तो ये 3 लाख या 490 या 6 लाख कौन सी वैल्यू कहलाती है प्यारे बच्चों? कौन सी वैल्यू कहलाती है प्यारे बच्चों? जो मार्केट हमें दे रही है ये कहलाती है मार्केट वैल्यू। आई होप आप क्लियर हैं इस बात पर। ये मैंने रिकॉल करवाए पुराने कॉन्सेप्ट। और इसके बाद एक आखिरी बात और कह दूं, जब दो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं, बस आखिरी बात, अब आखिरी बात बिल्कुल, इसके बाद मैं सवाल पढ़ना शुरू करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब दो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं तो दो पार्टनर्स अपने अपने घरों से, अपने अपने कारोबार से चीजें उठाकर एक नए कारोबार में, एक नए नाम से बिजनेस शुरू करके उसमें चीजें लेकर आते हैं। तो एक पार्टनर कहता है मेरे पास फर्नीचर है और वो फर्नीचर की वैल्यू बिल फर्स्ट 490 बनती है मेरे मुताबिक। सुनिएगा, आप लोग इन्वॉल्व रहिएगा, वरना आप बोलेंगे समझ नहीं आया, तो फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं होगा सिवाय इसके कि मैं रिपीट करूं। कुछ लोग बोर हो जाएंगे और कुछ लोग कहेंगे हाँ ठीक है यार, अच्छा हुआ रिपीट हो गया। फर्स्ट टाइम में ही ध्यान से सुने मेरा बच्चा, दो दोस्त मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक आप हैं और एक आपका फ्रेंड है। आप कहते हो अपने फ्रेंड को कि यार मेरे पास ना घर पे फर्नीचर है, तो मैं फर्नीचर ले आऊं कारोबार में? वो कहता है हाँ हाँ ले आओ यार, अच्छा है, बाहर मार्केट से कौन खरीदे। तो आप बोलते हो मैंने फर्नीचर 5 लाख रुपए का लिया था, तो क्या 2 साल के बाद भी वो 5 लाख रुपए का होगा? आपका फ्रेंड उसे 5 लाख में लिखने को तैयार हो जाएगा? वो कहेगा हाँ ठीक है तुम्हारा फर्नीचर हम 5 लाख का मान लेंगे? नहीं। इसी तरह अब अगर आप कहते हैं कि मेरा फर्नीचर मेरे मुताबिक 490 का है, तो आपका दोस्त आपके फर्नीचर की हालत को देखेगा और अगर उसे लगेगा कि ये फर्नीचर तो बहुत पुराना है और इसकी कीमत, इस जैसा फर्नीचर अगर हम मार्केट से खरीदने जाएं तो वो तो आराम से 4,50,000 में मिल जाएगा, तो वो आपके साथ थोड़ी सी आसान उर्दू में कहें तो चिरान करेगा, गंद करेगा। वो कहेगा अरे अरे क्या हो गया, 490 का कहाँ है ये फर्नीचर, तुम तो लुट गए, तुमने 5 लाख रुपए में किसी से खरीदा, ये तो इतना पुराना हो रहा है, इसकी तो हालत खराब है, चार ये 490 वाइंटी का नहीं है, ये तो अभी मार्केट में लेने चलो मेरे साथ 4.5 लाख में मिल जाएगा। तो क्या आप अपने दोस्त से लड़ाई करके उसे बोलेंगे जाओ भाई मैं नहीं पार्टनरशिप पार्टनरशिप खेल रहा, अब आइंदा अपनी शक्ल नहीं दिखाना? हो गई पार्टनरशिप ऐसे? क्या पार्टनरशिप इस तरह करोगे अपने फ्रेंड के साथ? नहीं। नेगोशिएशन करोगे, है ना, एक दूसरे से बातचीत करोगे, आप अपने दोस्त को कन्विंस करोगे कि नहीं यार देखो मेरे पास असली इसकी ओरिजिनल खरीदी हुई स्लिप है, मैंने कितने का खरीदा था बोलो जल्दी से सब लोग लिख के, मैंने कितने का खरीदा था जल्दी से लिख के भेजेंगे सब मुझे। इतनी देर आप अपने दोस्त को स्लिप दिखा रहे हैं, परचेज स्लिप दिखा रहे हैं कि मैंने कितने का फर्नीचर खरीदा था। थैंक यू फरजान, थैंक यू SH281, अहमद, एस उमामा, समरोज, बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या? खुदा न खास्ता अस्का ताहिर जिंदा है बेटा आप? बाकी लोग क्या हैं क्लास में या नहीं? NZ91, SH209, SH354, आप लोग क्लास में मौजूद हैं? चलें अल्लाह करे आप क्लास में ही हों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप उसे दिखाते हैं कि नहीं भाई देखो ये 5 लाख का, अच्छा अब वो कहता है अच्छा ये 5 लाख का, तो वो कहता है अरे यार चलो ठीक है तुमने 5 लाख का लिया होगा लेकिन अभी ये 4,90,000 का, आपका दोस्त आपसे कह रहा है अभी ये 4,90,000 का नहीं है, तो आप कहते हैं अच्छा फिर क्या करें? तो दोनों गुफ्त शनीद करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, निगोशिएट करते हैं। वो कहता है यार इसके जैसा तो 450 का मिल रहा है, आप कहते हैं यार मेरे मुताबिक तो 490 का बनता है, तो अच्छा चलो ऐसा करते हैं। वो कहता है चलो सही है यार, आप 20,000 आप कम कर लेते हो, 20,000 वो बढ़ा देता है और कहता है चलो ठीक है तुम अपना फर्नीचर बिजनेस में ले आओ, हम इसे 4,70,000 का लिख लेंगे। सुना आपने मैंने क्या जुमला कहा? आपका दोस्त कह रहा है आपको कि तुम अपना फर्नीचर बिजनेस में ले आओ, वो फर्नीचर जो तुम्हारे मुताबिक 5 लाख का है, जो अभी बनता है तुम्हारे मुताबिक कितने का, 490 का, मार्केट में इसकी वैल्यू चाहे जो भी हो, बस अब हम दोनों राजी हो गए। कौन हम दोनों? आप और आपका दोस्त राजी हो गए। किस बात पे राजी हो गए? कि फर्नीचर की कीमत अब बिजनेस में कितने रुपए लिखी जाएगी, बोलें कितने रुपए पर राजी हो गए आप और आपका फ्रेंड? वेरी गुड अक्सा, वेरी गुड अहमद, इब्राहिम, वेरी गुड उमामा, NZ91, थैंक यू। ओके, तो दोनों राजी हो गए इसकी कीमत 4,70,000 रुपीज लिखने पर। नहीं समरोज, 490 नहीं, 470।
490 आपके मुताबिक बन रही थी, आपके दोस्त कह रहा है कि ये तो 450 का है, तो उसने कहा चलो ठीक है भाई 470 का लिख लो, आपने भी कहा चलो ठीक है 470 का कर लो। तो अब आपके मुताबिक आपकी चीज की वैल्यू 490 है, लेकिन अब दोनों राजी हो गए कि इस फर्नीचर की वैल्यू कितने रुपए लिखेंगे, 470। तो अब 470 का नाम क्या है, बोलो मुसलमानों, जिंदा लोगों 470 का नाम क्या है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। NZ 91 जाग गई हैं, बिलाखिर जाग गई हैं या जाग गए जो भी हैं, पता ही नहीं चलता है NZ से। तो इसका नाम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एग्रीड वैल्यू। और इसके बारे में हमने क्या आसान उर्दू में जुमला बोला था कि जब एग्रीड वैल्यू गिवन हो, जब कौन सी वैल्यू गिवन हो, एग्रीड वैल्यू, तो फिर बाकी सारी वैल्यूज पे भेज देते हैं इज्तिमाई लानत। जब कौन सी वैल्यू गिवन हो, एग्रीड वैल्यू, तो फिर बाकी सारी वैल्यूज पे भेज देते हैं इज्तिमाई लानत। सर क्यों? क्योंकि जब दोनों है राजी तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। भला बताओ, सेकेंड ईयर के बच्चे और इन्हें ये नहीं पता? जब दोनों है राजी तो कुछ भी नहीं कर सकता। काजी, वेरी गुड अक्सा, बेहतरीन। तो इसका मतलब है बेटा जब काजी भी कुछ नहीं कर सकता, जब दोनों है राजी, तो फिर आप चिरान ना करें, बेहतर है कि जो दोनों जिस पर राजी हैं वो वैल्यू लिख लें। अब आप ये मत देखें कि अच्छा इतने का था, अच्छा इतने का बनता है, अच्छा आप मार्केट में इतने का है, सब वैल्यूज पे भेज दीजिए लाना। तो दोनों पार्टनर कह रहे हैं हम अपनी चीज को 470 का लिखेंगे, तो आप भी 470 का शराफत से लिखेंगे नए बिजनेस में। पुराना आप कह रहे थे 5 लाख का है, इससे कोई गर्ज नहीं है, अभी 490 का बनता है, इससे भी कोई गर्ज नहीं है। मार्केट में 490, 470, 450, 3 लाख का बनता है, इससे भी गर्ज नहीं है। अब किस वैल्यू से गर्ज है? जिस वैल्यू पर दोनों एग्री हैं। ओके, मैंने आपको तकरीबन ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि एग्रीड वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है। अब मैं जा रहा हूं प्यारे बच्चों, अच्छा तो अच्छा आप दोनों ना समरोज और ऐसुमामा आप दोनों क्लास के बाद लाजमी आ जाइएगा, ताकि मैं आप लोगों से आपके ईमेल एड्रेस भी ले लूं, ताकि आपको वीडियोस मिल सकें, वरना फिर आपको वीडियो नहीं मिलेगी। आप घर पर वीडियो भी देख सकती हैं बआसानी, इस लेक्चर को रिव्यू कर लेंगी तो आपको अच्छी कमांड बन जाएगी। अच्छा मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ मेरे बच्चों। अब काम की बात यह है कि हम जा रहे हैं क्वेश्चन की जानिब, और क्वेश्चन को जब मैं पढ़ूंगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे F-16, मेराज तैयारा, थंडर 7, F-17 इस तरह के जहाज उड़ रहे हैं। ठीक है, तो उड़ाऊं जहाज, इजाजत है? मिस्टर आर एंड मिस्टर एस, सोल ट्रेडर, सोल का मतलब वाहिद, अकेले अकेले कारोबार करने वाले, वर कैरिंग ऑन कॉम्पीटिंग बिजनेस। कॉम्पीटिंग का मतलब होता है एक दूसरे से मुकाबला करने वाला कारोबार कर रहे थे आर और एस। मई 15 2004 को दे डिसाइडेड टू फॉर्म आ पार्टनरशिप। मई की 15 तारीख 2004 को इन्होंने फैसला किया कि ये क्या बनाएं, पार्टनरशिप बनाएं। किस नाम से? आर एस ट्रेडर्स के नाम से, अपने अपने कारोबार को मर्ज करके। इस दिन इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं आर की बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। आर के पास सबसे पहले मौजूद है कैश। आर के पास लोगों से पैसे लेने का राइट है, बोलो कितना? 40,000 रुपीज। इसी तरह प्यारे बच्चों आर के पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मौजूद है। जी अक्सर कोई क्वेश्चन है मेरा बच्चा? आपने रेज हैंड किया है जी, आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं और चाहे तो लिख के भेज दें। अच्छा ओके, आपने हैंड रेस किया तो मुझे लगा आपके पास कोई क्वेश्चन है। चलें आगे बढ़ रहा हूँ। तो आर के पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 32,000 की, आर के पास ऑफिस सप्लाईज है 2,000 की, डिलीवरी इक्विपमेंट है उसके पास 60,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट है उसके पास 28,000 का। यहां तक सब बच्चे मुझे जल्दी से बताएं इन सबके अब्बू का नाम क्या है? इन सबके अब्बू हैं सर, अब्बू क्या होते हैं? कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, ऑफिस सप्लाईज, डिलीवरी इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? जल्दी से शाबाश, वेरी गुड, सब जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। सैमरोज आपका जवाब नहीं आया। इन सबको हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में? इन सबको हम कहते हैं एसेट्स। ठीक है, इसका मतलब है ये सब एसेट्स हैं बिजनेस के। ओके, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डिलीवरी इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 32 एंड 12,000। ये क्या है? वो ऑफिस, वो डिलीवरी इक्विपमेंट जिसे आर कहता है 60,000 रुपीज का है, उसकी वैल्यू आर ऑलरेडी कम कर चुका है 32,000। एग्रीड? समझ आ रही है? वो डिलीवरी इक्विपमेंट जो 60,000 का है आर के मुताबिक, उसकी वैल्यू वो 32,000 ऑलरेडी कम कर चुका है। ठीक है, आगे बढ़ूं, इजाजत है? अच्छा इसी तरह वो ऑफिस इक्विपमेंट जो 28,000 का है, उसकी वो वैल्यू ऑलरेडी कम कर चुका है 12,000 रुपए। इसके बाद आखिर में क्या दिया हुआ है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या है?
वो जो आर को 40,000 रुपए लेने हैं लोगों से, उसे लगता है उसमें से उसे 2,800 रुपए नहीं मिलेंगे। और आर के कारोबार की लाइबिलिटी है, आर ने लोगों को पैसे अदा करने 32,000। ये सब किसके बारे में बात हो रही है? आर के बिजनेस के बारे में बात हो रही है। इसी तरह ये सब किसके बारे में बात हो रही है? ये सब बात हो रही है एस के बिजनेस के बारे में। और वही सब चीजें, बस नाम वैल्यू चेंज है। अब आगे पढ़ते हैं, हुआ क्या क्या काम किया इन लोगों ने। द फॉलोइंग वैल्यूएशंस वर एग्रीड अपॉन। पहली बात तो ये कि दोनों ने अपने बिजनेस को मर्ज कर दिया, किस नाम से? आर एस ट्रेडर्स के नाम से। तो अब करना क्या है? दोनों राजी हैं किस बात पे? कि आर के अकाउंट रिसीवेबल को लिखा जाएगा, उससे मिलेंगे, अंदाजा लगाया कि मिलेंगे कितने रुपए मिलेंगे? 25,500। अच्छा, अब आप सब लोग अगर इन्वॉल्व होंगे ना तो समझ आएगा। कैलकुलेटर अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरी बात नहीं समझ सकेंगे माजरत के साथ। तो कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें, नहीं है तो कुछ भी करें, अरेंज करें, कोई दूसरा मोबाइल लें और कैलकुलेटर में उसको कैलकुलेटर की सूरत में यूज करें। आर ने लोगों से लेने कितने थे? जल्दी लिख के भेजिएगा, टाइम नहीं है आपके पास बिल्कुल। आर ने लोगों से लेने कितने थे? एक भी जवाब आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वेरी गुड, 40,000। आर को कितने रुपए ना मिलने का शक है? आर को कितने रुपए ना मिलने का शक है? 2,800। तो आर को कितने रुपए मिलने का यकीन है कि उसे मिलेंगे लाजमी? लेने तो उसे 40,000 है, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसे 2,800 ना मिले। तो अब बताओ उसे कितने रुपए लाजमी मिलेंगे? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 37,200। इब्राहिम एक्सीलेंट, आप बिल्कुल बहुत फास्ट ट्रैक पे मेरे साथ चल रहे हैं, जैसे मैं चलाना चाहता हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यानी उसे यकीन है कि उसे मिल जाएंगे 37,200। किसे? मिस्टर आर को। लेकिन अब जरा देखिएगा ये अंग्रेजी में क्या लिखा है। इब्राहिम भाई जरा आप देखिएगा प्लीज, और बाकी सब भी देखें। आर के अकाउंट रिसीवेबल के बारे में अंदाजा लगाया। फिर कहाँ लिखा है अंदाजा लगाया? वर एस्टिमेटेड, अंदाजा लगाया, टू रियलाइज के मिलेंगे। सिर्फ कितने मिलेंगे जरा देखना बेटा? 25,500। अरे सर ये क्या मजाक है? उस बेचारे ने तो लोगों से लेने हैं कितने? 40, और उसे लगता था कि उसे कितने रुपए लाजमी मिलेंगे? जवाब भेजो दोबारा मुझे। उसे लाजमी कितने रुपए मिलेंगे उसके मुताबिक? आर को उसके मुताबिक कितने मिलेंगे बेटा? एग्रीड नहीं पूछ रहा मेरा बच्चा। आर को उसके मुताबिक, उसके मुताबिक, आर के मुताबिक। अभी ये जुमला ना पढ़ो, ये सब ना पढ़ो। आर को 40,000 लेने हैं, 2,800 से लगता है नहीं मिलेंगे, तो उसे कंफर्म कितने रुपए मिलेंगे उसके मुताबिक? 37,200 बनेगा, 40 में से इसे माइनस करो तो उसे 37,200 लाजमी मिलेगा। ये उसकी सोच है, लेकिन दोनों राजी हैं। द फॉलोइंग वैल्यूएशंस वर एग्रीड अपॉन। इसके ऊपर कोई एक राजी नहीं, आप दोनों राजी हैं कि भैया आर के रिसीवेबल से कोई 37,200 रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि मिलेंगे बस, बोलो कितने? बोलो कितने? शाबाश, वेरी गुड। आर के अकाउंट रिसीवेबल से बस मिलेंगे, आप कितने? वेरी गुड, एक्सीलेंट, सब जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आर के अकाउंट रिसीवेबल से बस मिलेंगे। नहीं मेरा बेटा गौर से देखो, आर के अकाउंट रिसीवेबल से बस मिलेंगे, ये लिखा हुआ सैमरोज, ये लिखा हुआ आर के अकाउंट रिसीवेबल से बस मिलेंगे 25,500 रुपीज। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, उसे लेने तो कितने हैं? 40,000, और कितने नहीं, कितने मिलेंगे? 25,500। तो कितने नहीं मिलेंगे अब बताओ आप लोग मुझे, कितने अब नहीं मिलेंगे उसे? वो तो अलाउंस में लिख के बैठा था 2,800, से लग रहा था 2,800 नहीं मिलेंगे, लेकिन दोनों ने कहा कि उसे कितने मिलेंगे। रियलाइज का मतलब है मिलेंगे। उसे कितने मिलेंगे? 40,000 में से उसे 25,500 मिलेंगे। फरजाम गौर से देखो मेरा बेटा, उसे 40,000 में से 25,500 तो मिलेंगे। मैं पूछ रहा हूं कितने नहीं मिलेंगे अब उसे? वेरी गुड उमामा, वेरी गुड अक्सा, वेरी गुड अहमद, वेरी गुड नूर तालिब। नहीं नूर तालिब आपका आंसर मैं सही नहीं पढ़ सका। SS354 का आंसर सही है, SS209 का सही है। सैमरोश 28,000 कहाँ से लाई हो मेरा बेटा? 40,000 में से उसे 25,500 मिलेंगे, तो इसे 40,000 में से इसे माइनस कीजिए ना, तो सबके पास जवाब आ रहा है 14,500। अब उसे नहीं मिलेंगे। वो सोच रहा था उसे कितने नहीं मिलेंगे, आर की सोच थी उसे कितने नहीं मिलेंगे? 2,800। लेकिन अब दोनों ने मिलकर तय किया तो आर को कितने नहीं मिलेंगे? 14,500। बोलो 14,500 सबको समझ आया? दोबारा कहूं एक बार 14,500?
आर को लेने तो हैं 40,000, आर को लगता है उसे 2,800 नहीं मिलेंगे, लेकिन अब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि आर को मिलेंगे। सर ये कहाँ लिखा है मिलेंगे, रियलाइज का मतलब मिलना, अंदाजा लगाया मिलेंगे 25,500। अरे उसे लेने 40 हैं, उसे 2,800 पे शक था, उसे 37,200 पे यकीन था मिलेंगे, लेकिन अब उसे मिलेंगे 25,500। तो कितने रुपए अब उसे नहीं मिलेंगे? अलाउंस में अब कितने रुपए लिखने चाहिए? अलाउंस फॉर बैड डेट्स अब कितना लिखना चाहिए? अलाउंस फॉर बैड डेट्स अब कितना लिखना चाहिए? कितने रुपए उसे नहीं मिलेंगे? वो तो समझ रहा था उसे 2,800 नहीं मिलेंगे, लेकिन उसे 14,500 रुपए नहीं मिलेंगे। ये 14,500 कैसे आया? 40,000 में से हमने इसे माइनस किया, क्योंकि इतने मिलेंगे तो डिफरेंस की अमाउंट उसे अब नहीं मिलेगी। डिफरेंस की अमाउंट को अलाउंस फॉर बैड डेट्स में लिखना चाहिए। आप लोगों को नहीं समझ आया तो बड़े इत्मीनान से बता दें, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं 10 बार रिपीट कर दूंगा, लेकिन अगर समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ूंगा, वरना कोई फायदा नहीं है ना, रट्टा लगा के थोड़ी होती है पढ़ाई। 40,000 रुपए उसे कंफर्म मिलने थे, उसे 2,800 रुपए पे शक था, वो 37,200 के लिए दिमागी तौर पे तैयार था कि उसे मिलेंगे। अब दोनों ने तय किया कि आर को तो मिलेंगे बस कितने? 25,500। आप कैलकुलेटर नहीं चलाएंगे तो सर इमरान क्या बड़ी से बड़ी फिल्म आपको नहीं पढ़ा सकती। कैलकुलेटर पकड़े अपने हाथ में, 40,000 में से इसे माइनस कर दें। सर माइनस क्यों करवा रहे हैं ये समझाएं। क्योंकि उसे लेने तो 40 है, लेकिन उसे मिलेंगे 25,500। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसे 14,500 रुपए अब नहीं मिलेंगे। तो जो नहीं मिलेंगे 14,500, उसे किस अकाउंट में रखेंगे? अलाउंस फॉर बैड डेट्स में, क्योंकि ये अमाउंट अब उसे नहीं मिलेगी। यहां तक क्लियर है आप लोग? अस्का क्लियर हुई आप? कुछ समझाने की कोशिश की है मैंने दोबारा आपके कहे बगैर? अच्छा जी, सब लोगों को क्लियर होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जब कोशिश करता है तो इंसान सीखता है, बगैर कोशिश के कोई भी नहीं सीख सकता। अच्छा, इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जो कि ऊपर देख के बताओ कितनी है, आर के मुताबिक उसकी मर्चेंडाइज कितने की है? बेटा अक्सा उसने अंदाजा लगाया है, देखो ये लिखा है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब क्या है? अंदाजा लगाया है, इसका मतलब है कंफर्म नहीं है। उसने अंदाजा लगाया है कि उसे शायद ये अमाउंट ना मिले। कितनी ना मिले? 14,500। ये तो मिलेगी, रियलाइज का मतलब है ये मिलेगी। तो कितनी नहीं मिलेगी वो आपने डिसाइड कर ली मेरे साथ। ठीक है अक्सा, क्लियर? बिल्कुल नहीं मिलेगी की बात नहीं है। एस्टिमेटेड का मतलब होता है अंदाजा लगाना, यकीन नहीं है, कंफर्म नहीं है, अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद उसे इतने रुपए मिलें। तो 14,500 से शायद ना मिलें, तो वो बात की बात है। हो सकता है उससे भी ज्यादा नुकसान हो जाए, हो सकता है उससे कम नुकसान हो सकता है पूरे 40 मिल जाए, वो बात की बात है। अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं ये समझ आ गया। अच्छा, मर्चेंडाइज आर के मुताबिक तो वो लिख के बैठा है 32,000 की, लेकिन दोनों राजी हैं कि उसकी मर्चेंडाइज कितने की लिखेंगे, बोलो। तो अब मर्चेंडाइज की ये वाली वैल्यू देखनी चाहिए क्या, बोलो? मर्चेंडाइज की ये वाली वैल्यू अब देखनी चाहिए क्या? तो फिर इस पे भेज देंगे ना लानत, क्योंकि अब हमारे ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि इस वैल्यू पर वो दोनों हो गए हैं राजी। तो हमारे लिए मर्चेंडाइज की वैल्यू अब ये वाली काम की नहीं है, मर्चेंडाइज की ये वाली वैल्यू काम की 28,000। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ऑफिस सप्लाईज के बारे में तो सर कुछ भी नहीं लिखा, तो ऑफिस सप्लाईज जितने की हैं उतने की ही लिखी जाएंगी। सर डिलीवरी इक्विपमेंट के बारे में, और डिलीवरी इक्विपमेंट देखते हैं। डिलीवरी इक्विपमेंट 60,000 का है, 32,000 उसने इसकी वैल्यू को कम कर दिया है, ये बनता है 28,000 का। ठीक है, और दोनों राजी हैं कि डिलीवरी इक्विपमेंट कितने का लिखेंगे, बोलो? आवाज नहीं आई जी। 15 का। तो मुझे 60,000 से कोई गर्ज, मुझे 60,000 से कोई गर्ज, मुझे 32,000 से कोई गर्ज नहीं है। मेरे काम की अमाउंट है डिलीवरी इक्विपमेंट की अमाउंट। ठीक है जी, इसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेफिक्र होके। अच्छा, इसी तरह सर ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, तो ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है? 28। जी बिल्कुल, डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दिया ना, क्योंकि देखें वो जब दोनों इस वैल्यू पे एग्री हैं, NZ91 जब दोनों इस वैल्यू पर एग्री हैं, तो मेरे लिए ये दोनों वैल्यू बेकार हो गई, फजूल हो गई, क्योंकि वो इस वैल्यू पर एग्री हैं। ठीक है, सही है NZ, क्लियर है? आगे बढ़ूं?
मेरा बेटा क्लियर है? आगे बढ़ूं? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ आर के। तो जैसे ऑफिस सप्लाईज 2000 की थी तो 2000 की लिखी, तो ऑफिस इक्विपमेंट ओरिजिनल कितने का? 28, और इसमें से 12,000 माइनस करें तो ऑफिस इक्विपमेंट रह गया 16,000 का। तो हम ऑफिस इक्विपमेंट 16,000 रुपीज का लिखेंगे। मैं सब लोगों को बड़े अदब से ये बात बता दूं कि हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करके लिखते हैं जब नीचे एग्रीड वैल्यू ना हो। जब नीचे एग्रीड वैल्यू ना हो तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्या करके लिखते हैं बेटा? माइनस। और जब नीचे एग्रीड वैल्यू गिवन हो तो फिर ऊपर वाली ओरिजिनल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन से हमें कोई कंसर्न नहीं होता। ठीक है, आप एक बार दोबारा वीडियो को देखेंगे तो बड़ा इफाका होगा इंशाल्लाह आपको इत्मीनान से। अभी तो मैं तेजी से भी चल रहा हूं ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन की कंप्लीट कर लें और सॉल्यूशन देख सकें। अच्छा, दोबारा बोल देता हूं मामा। मैं कह रहा हूं जब आपको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन हो, जैसे डिलीवरी इक्विपमेंट की कॉस्ट गिवन है, डिलीवरी इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन गिवन है और नीचे डिलीवरी इक्विपमेंट की एग्रीड वैल्यू, तो आपने 60,000 को भी इग्नोर करना है, 32 को भी इग्नोर करना है। आपके काम की वैल्यू क्या है? 15,000। लेकिन जब आपको ऑफिस इक्विपमेंट आप देखती हो तो ऑफिस इक्विपमेंट आपको नीचे यहाँ गिवन नहीं है। अगर है तो वो एस की बात हो रही है, मैं आर की बात कर रहा हूं। ये आर है मिस्टर, तो आर के ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो आप ये कैसे लिखेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट जब लिखेंगे मेरा बेटा तो हम कहेंगे ऑफिस इक्विपमेंट आर के मुताबिक 28,000 का था और आर इसकी वैल्यू कितनी कम कर चुका है? 12। तो बताओ कितने का बना? हाँ मामा, कितने का बना बोलो? बाकी लोगों ने जवाब दे दिया और मामा का जवाब नहीं आया। लग रहा है मामा के पास कैलकुलेटर नहीं है। ऑफिस इक्विपमेंट 28 का था, 12,000 उसकी वैल्यू कम हो चुकी है तो वो बना 16,000 रुपीज का। तो 16,000 रुपीज हम लिखेंगे एंट्री में। अब हमें 28 से भी गर्ज नहीं है, अब हमें 12 से भी गर्ज नहीं है, 16,000 हमारे काम का है। यहाँ नहीं है 16 लेकिन हमने निकाला है 16। ठीक है। अच्छा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बारे में मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि वो अब 2,800 नहीं बल्कि 14,500 लिखा जाएगा। अकाउंट्स पेबल एज इट इज लिखा जाएगा। अब मेरा ख्याल है मैं आपको पहली एंट्री की तरफ लेके चलूं, सॉल्यूशन की तरफ। क्या बनाना है हमें? रिक्वायर्ड के मुताबिक एंट्रीज बनानी है जर्नल में। मिस्टर आर और मिस्टर एस के बिजनेस का नाम क्या है दोनों के? आर एस ट्रेडर्स। 2004 मई की 15 तारीख। सब लोग देखेंगे सॉल्यूशन इत्मीनान से। आर एस ट्रेडर्स, जर्नल, डेट पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले बिजनेस में किसको वेलकम कर रहे हैं? किन साहब को वेलकम कर रहे हैं? बोले जल्दी से। आखिरी 4 मिनट है, तेजी का मुजाहरा करें अब आप लोग। मिस्टर आर को। तो मिस्टर आर बिजनेस में आ रहे हैं तो क्या उनको हार पहना दूं? नहीं। मिस्टर आर बिजनेस में सबसे पहले क्या लेकर आ रहे हैं? बोलो। मिस्टर आर बिजनेस में सबसे पहले क्या लेकर आ रहे हैं? जो कैश मिस्टर आर का था अब वो मिस्टर आर का रहा। वो किसका हो गया? आर एस ट्रेडर्स का। तो आर एस ट्रेडर्स के कारोबार में कैश में हुआ इजाफा, कैश बढ़ा। और कैश जब बढ़े, कैश जब इंक्रीज हो तो कहां लिखते हैं? जल्दी बताएं सब बच्चे। कैश इंक्रीज हो तो कहां लिखते हैं? जी शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने बताया। तो कैश हमने यहाँ डेबिट में लिखा हुआ है 8,000 रुपीज। किसी को कैश 8,000 पे इतराज करना है तो फौरन कर ले, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वक्त हमारे पास 3 मिनट है। हो सकता है आप पूरी क्लास को ही मैं दोबारा बुला लूँ, आखिरी मिनट में मैं कह दूंगा। हो सकता है पूरी क्लास को दोबारा आना पड़े 5 से 10 मिनट के लिए बस, उसके बाद ऑफ कर दूंगा। ठीक है। अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो आप दोबारा आ जाइएगा इसी लिंक पर जो आपके पास आया हुआ है। मैं दोबारा फौरन कनेक्ट करूंगा, फौरन आइएगा, देर मत लगाइएगा। अच्छा, इसके बाद देखें आर के पास और क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। कितने रुपए लेने हैं आर ने? आर के पास पैसे लेने का राइट कितने का है? एनजेड ने बड़ी जबरदस्त बात कही, खूबसूरत बात, जिसको कहते हैं कि बात ऑफ द डे। अकाउंट रिसीवेबल विल ऑलवेज रिकॉर्ड एट इट्स ओरिजिनल अमाउंट। देखो इब्राहिम, उसको 25,500 मिलेंगे लेकिन उसके पास पैसे लेने का राइट कितना है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके पास हक कितने रुपए लेने का है? ये तो इन्होंने क्या लगाया? 25,500 रुपए मिलने का इन्होंने क्या लगाया है? अंदाजा। क्यों भाई अक्सा, साथ हो तुम हमारे? तुम्हारा सवाल था ना। ये तो क्या लगाया है इन्होंने? अंदाजा। लेकिन आर के पास पैसे लेने का राइट कितना है हकीकत में?
तो जो आर ने पैसे लेने थे अब वो आर नहीं लेगा, कौन लेगा बोलो? आर एस ट्रेडर। तो ये अकाउंट रिसीवेबल अब आर का नहीं रहा, किसका हो गया? आर एस ट्रेडर का। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर, अकाउंट रिसीवेबल की नेचर फटाफट इतनी देर एसेट, तो ये एसेट फिर दोबारा एसेट में हुआ इजाफा। अब अगर कोई बच्चा बोले सर इसके पास से तो कैश जा रहा है, मैं बोलूंगा अबे बेवकूफ, हम इसके लिए अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम एस के लिए भी अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे। आज हम इन दोनों ने मिलके जो बिजनेस बनाया आर एस ट्रेडर, हम उसके लिए अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो इनके पास से कैश गया, इनके पास से अकाउंट रिसीवेबल गया, हमें इससे गर्ज नहीं है, लेकिन आर एस ट्रेडर में अकाउंट रिसीवेबल आया। और कितने का आया मेरे बच्चों? 40,000। ये देखो 40,000 लिखा हुआ है, नजर आया? अकाउंट रिसीवेबल 40,000। लेकिन अब इस 40,000 के साथ एक चीज रिकॉर्ड होना जरूरी है। क्या? 40,000 में से मिलेंगे कितने? आखिरी चांस से चेक कर लें सब लोग, समझ लें। 40,000 तो लेने हैं, लेकिन मिलेंगे कितने? 25,500। तो इसका मतलब है कुछ अमाउंट नहीं मिलेगी। जो नहीं मिलेगी वो कितनी है? जो नहीं मिलेगी वो कितनी है? 40,000 तो लेने, 14,500 नहीं मिलने का चांस ना, तो वो 14,500 को किस अकाउंट में लिखना चाहिए? नाम बताएं उस अकाउंट का। उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? जो पैसे हमें लगता हो कि शायद नहीं मिलेंगे, उसके लिए इब्राहिम साहब थैंक यू सो मच, आपने कहा उसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स। पूरा पूरा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, NZ91 पूरा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ठीक है, हम उसके लिए पूरा लफ्ज क्या लिखेंगे? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अच्छा, आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट है कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, आप सब आउट हो जाएंगे मीटिंग से, तो आप दोबारा मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, फॉर 5 to 10 मिनट्स बस, ताकि मैं अपना ये एक बंदे का कंप्लीट कर दूं डेटा, क्योंकि मीटिंग किसी भी लम्हे खत्म हो जाएगी। तो मेरे बच्चों, अब तमाम लोग फटी हुई आंखों से देख लें, अलाउंस फॉर बैड डेट्स आर का वैसे तो कितना है? जवाब दें, शाबाश। आर का अकाउंट रिसीवेबल वैसे तो, आर का अलाउंस फॉर बैड डेट्स वैसे तो है 2,800, लेकिन दोनों ने कहा कि भाई उसे तो सिर्फ मिलेंगे 25,500। तो अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कितने रुपए लिखने चाहिए कि 40 25,500 बन जाए? 40 को 25,500 बनाने के लिए अलाउंस में कितने रुपए लिखूं? ओके जी, तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था, मुझे बताइए कि आर को 40,000 रुपीज लोगों से लेने हैं और उसे लगता है कि उसे 2,800 नहीं मिलेंगे, आर को यकीन है कि उसे 37,200 मिलेंगे, लेकिन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि उसे सिर्फ 25,500 मिलेंगे। तो अब अलाउंस में कितने रुपए रखे जाएं कि ये 40,000 25,500 बन जाए? अलाउंस में हम कितने रुपए रखें टोटल? 14,500। ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ आती है? 14,500 कैसे बता रहे हो आप लोग? आप 40,000 में से इसे माइनस कर रहे हो। इसका मतलब है कि आर जब अपने बिजनेस से अकाउंट रिसीवेबल लाएगा तो वो ओरिजिनल लिखा तो 40,000 का जाएगा, लेकिन उसके साथ अलाउंस फॉर बैड डेट्स रिकॉर्ड होगा। क्या आपको अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर पता है? सब बच्चों से पूछ रहा हूं, क्या आपको अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर पता है? जैसे आपने कैश और अकाउंट रिसीवेबल को एसेट बोला, तो क्या आपको अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर पता है? जिन्हें नहीं पता उनके लिए खसूसी तौर पर बोल रहा हूं, मेरा बेटा अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर है कॉन्ट्रा एसेट, एसेट का अपोजिट, एसेट का अगेंस्ट। फर्स्ट ईयर की बुक अगर आपके पास है तो उस बुक से कंसल्ट करें, इंशाल्लाह आपको काफी इफाका होगा। कॉन्ट्रा माने अपोजिट, कॉन्ट्रा माने अगेंस्ट। तो ये एसेट के अगेंस्ट है, यानी ये हमारे एसेट की वैल्यू को कम करता है। देखो ना, हम तो कह रहे हैं 40,000 रुपए लेने, लेकिन अलाउंस फॉर बैड डेट्स जब मैं 14,500 लिख दूंगा तो मेरा अकाउंट रिसीवेबल ऑटोमेटिकली रह जाएगा 25,500। यानी अलाउंस फॉर बैड डेट्स मेरे एसेट की वैल्यू को क्या कर रहा है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स मेरे एसेट की वैल्यू को क्या कर रहा है? जवाब नहीं आया अभी तक। डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है, शुक्रिया। इसीलिए इसको कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं। कॉन्ट्रा माने अपोजिट, अगेंस्ट, मुखालिफ। सही है, कम कर रहा है, लेस कर रहा है। ओके, तो अब फाइनली बस मुझे बताओ, अकाउंट रिसीवेबल तो आपने नीचे सॉल्यूशन में देख लिया कि आर एस ट्रेडर में अकाउंट रिसीवेबल आया 40,000 का, लेकिन क्या अलाउंस फॉर बैड डेट्स वहां 2,800 लिखूं?
तो फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना लिखूं? आप हर बच्चा जवाब लिख के भेजे, हर बच्चा लिख के भेजे, हर बच्चा अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितने रुपए लिखूं? तमाम स्टूडेंट्स कोशिश करें, बाकी अल्लाह मालिक है, कोशिश तो कर सकता है इंसान। ऐसो मामा अगर मैं 2800 ही लिखूंगा तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल से 37,200 रुपए मिलेंगे, जबकि हम कह रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल से राजी हैं कि कितने रुपए मिलेंगे? 25,500। और आप कह रही हैं मैं 2800 लिख दूं, तो मैं मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन आप ये तो सोचें 40 में से जब मैं 2800 माइनस करूंगा तो क्या 25,500 बचेगा? तो इसका मतलब है मुझे अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2500 नहीं बल्कि 14,500 लिखना चाहिए। आइए इस बात का सबूत ये रहा। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर मैंने क्या बोली अभी अभी बताएं, अभी अभी सबको बताई ना नेचर। मैंने क्या नेचर बताई मैंने अलाउंस फॉर बैड डेट्स की? कॉन्ट्रा एसेट, यानी एसेट का अपोजिट। तो जरा जवाब दीजिएगा, एसेट बढ़े तो कहां लिखते हैं? एसेट जब बिजनेस में आता है, बढ़ता है, तो कहां लिखते हैं? थैंक यू, डेबिट में लिखते हैं। तो कॉन्ट्रा एसेट क्योंकि अपोजिट है, अगेंस्ट है, तो क्या जब ये बिजनेस में आएगा तो इसे भी डेबिट में लिखूं? तो फिर इसे कहां लिखूं मेरा बच्चा? वेरी गुड, सब ने कहा सर क्रेडिट में लिखे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखें अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में लिखा है 14,500। आप ये मत सोचेंगे सर ये बाकी का क्या हुआ, अभी समझा रहा हूँ बाकी भी भाई, लेकिन सिर्फ ये बताएं अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में लिखना समझ आया सब बच्चों को? 14,500 आप देख रहे हैं ना, हमने 2,800 रुपए लिखा, ना हमने 25,500 लिखा, बल्कि हमने अकाउंट रिसीवेबल ओरिजिनल 40,000 लिखकर हमने क्रेडिट में इतने रुपए लिखे कि 40,000 में से जब इसे माइनस करें तो ये वापस बन जाए कितना? 25,500। क्लियर? सब लोगों को क्लियर है? बोलें ताकि मैं आगे बढ़ूं, यस और नो? थोड़ा सा आइडिया तो डेवलप हुआ ना, 0 मीटर तो नहीं रहे ना आप, कम से कम कुछ तो समझ आया होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप बोले बस अभी अभी दुनिया में तशरीफ लाया हूं। चलें अब देखें जरा, उसके बाद अगला नाम पढ़ें। मर्चेंडाइज कितने की हैं? आर के पास 32, लेकिन दोनों राजी हैं कि आर की मर्चेंडाइज को कितने का लिखेंगे? बोलें जी, दोनों राजी हैं कि आर की मर्चेंडाइज को कितने का लिखेंगे? 28। तो बस इस वैल्यू पर हमने भेज दी लानत और बोला 28 लिख लो। ये देखें मर्चेंडाइज डेबिट 28,000। क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं, जो मुश्किल नहीं है तो उसमें आगे बढ़ रहा हूं। मर्चेंडाइज के बाद हम देखते हैं इसके पास क्या है, ऑफिस सप्लाईज। आर की ऑफिस सप्लाईज 2,000 रुपए की हैं। नीचे ऑफिस सप्लाईज से मुतालिक कोई बात ही लिखी नहीं है। कोई बच्चा बोले सर ये लिखी हुई, ये लिखी हुई, मैं बोलूंगा अबे खूबसूरत, ये एस के अकाउंट के बारे में है। किसके अकाउंट के बारे में? एस। और मैं बात कर रहा हूँ आर। तो आर के ऑफिस सप्लाईज के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो 2,000 की है, तो हम भी उसे आर एस ट्रेडर में कितने का लिखेंगे? बोलो, इतनी देर लगाते हो बोलने में। वेरी गुड, जीरो खा गए? जीरो भी नहीं लगा, बस 2 लिख के भेज दिया, बोला जल्दी जल्दी में यही आ रहा है आजकल। 2,000 का लिखेंगे, तो नीचे देख लो आंसर, 2,000 रुपए लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाईज। आगे बढ़ूं, ऑफिस सप्लाईज के बाद बताना क्या लिखा हुआ है? डिलीवरी इक्विपमेंट। डिलीवरी इक्विपमेंट कितने का? जल्दी से देखो, 60,000 का। ठीक है, इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है? 32। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ऑफिस डिलीवरी इक्विपमेंट की बुक वैल्यू क्या बनेगी, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? 60 माइनस 32, 28 बनता है। 60 माइनस 32, 28 बनता है। इब्राहिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत तेजी से जवाब देते हैं मेरे सवालात का। और NZ91 भी बहुत फास्ट है माशाल्लाह। 60,000 और 32,000 उस पर डेप्रिशिएट कर चुका हूं, तो उसकी वैल्यू बनती है 28। लेकिन जब वो नीचे क्या रहा है कि डिलीवरी इक्विपमेंट, शराफत से लिख लो बेटे कितने का, तो इसका मतलब है इस पर भी भेजी और इस पर भी भेजी। 60 और 32 अब मेरे किसी काम का, 60 और 32 अब मेरे किसी काम का नहीं है। तो आप देखो जाके, हमने डिलीवरी इक्विपमेंट 15,000 का नीचे लिखा हुआ, ये देखो डिलीवरी इक्विपमेंट 15,000, और इसके ऊपर कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुआ। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नए स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ खास तौर पर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कॉन्ट्रा एसेट होता है। कॉन्ट्रा का मतलब अपोजिट, अगेंस्ट, जो हमारे एसेट की वैल्यू को कम करे। ये भी हमारे एसेट की वैल्यू को कम करते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट जब इस्तेमाल करते हैं वो डेप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। डिलीवरी इक्विपमेंट जब इस्तेमाल करते हैं उसकी वैल्यू भी कम होती है, उसे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट कहते हैं। लेकिन आज ये डिलीवरी इक्विपमेंट की कॉस्ट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दोनों को इग्नोर करके हमने क्या लिख लिया? डिलीवरी इक्विपमेंट की एग्रीड वैल्यू। आगे बढ़ूं? क्लियर है? जल्दी बताएं।
आगे बढ़ जाऊं? क्लियर है? 15,000 रुपये सबको समझ आया? ओके। अब ये बताएं ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में यहाँ कुछ लिखा है? आर के ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में बताइए सब बच्चे, कुछ लिखा है? कुछ लिखा है? नहीं लिखा। तो ऑफिस इक्विपमेंट आर का वैसे है कितने का? 28। और इसको वो कितने रुपए ऑलरेडी कम कर चुका है? 12,000। तो आप 28 में से 12 माइनस करें। अगर नीचे एग्रीड वैल्यू होती तो मैं इन दोनों पर भेज देता लाना तो, और नीचे एग्रीड वैल्यू ले लेता, लेकिन आप 28 में से 12 माइनस करके वैल्यू बनी 16,000। तो आप देखें 16,000 लिखा हुआ है, ये नजर आया फटी हुई आंखों से? और देखें उसने कंप्यूटेशन भी दिखा दिया कि 28,000 में से 12,000 माइनस करके 16,000 आया है, ताकि हल्के बच्चों को भी समझ आ जाए, हल्के फुल्के हर तरह के बच्चे समझ जाएं। NZ91 कह रही है मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज जरा बताइएगा, हैंड रेज कीजिएगा अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? NZ129 को आ रही है, फरजाम को आ रही है, अशका ताहिर को आ रही है। कुछ लोगों ने लिख के मैसेज भेजा सर आवाज आ रही है क्लियर। तो इसका मतलब है जिनको आवाज नहीं आ रही है उनके पास इंटरनेट का इशू हो सकता है, यही एक बुनियादी वजह होती है जिसकी वजह से आपको आवाज नहीं आती। तो मेरे एंड से तो बेटा आवाज बिल्कुल प्रॉपर जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, शुक्रिया बेटा बताने के लिए। आगे बढ़ता हूँ मेरा बच्चा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक सब क्लियर हैं, और ऑफिस इक्विपमेंट 16,000 रुपये सबको समझ आ गया। बस अब आखिरी बात, ऑफिस इक्विपमेंट के बाद अब देखना जरा क्या है। ये वाला अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम इग्नोर कर चुके हैं, ये वाले अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को 28 में से माइनस करके लिखा है, और इस अलाउंस फॉर बेड डेट्स को 28 के बजाय कितना लिखा है हमने, याद दिलाओ? इस अलाउंस फॉर बेड डेट्स को लिखा है, ये भी कॉन्ट्रा एसेट है लेकिन इसे लिखा है, और 14,500 लिखा है। इब्राहिम जाफरी साहब एक्सीलेंट, सो नाइस ऑफ यू। हमने अलाउंस फॉर बेड डेट्स को 14,500 लिखा है। और क्यों लिखा है अब मैं नहीं बता रहा, थक गया, बस इतना थोड़ी बताते हैं एक ही बात को कि बंदा भूल ही जाए बता बता के। इसके बाद जो आर की लाइबिलिटी थी अब वो आर की लाइबिलिटी रही। जब आर की चीजें ही आर एस ट्रेडर के पास चली गई तो आर एस की लाइबिलिटी भी अब आर खुद अदा नहीं करेगा। आर की लाइबिलिटी भी किसने एक्सेप्ट की? आर एस ट्रेडर ने। तो जो पैसे आर को अदा करने थे अब कौन अदा करेगा बोलो? आर एस ट्रेडर की लाइबिलिटी में हुआ, आर एस ट्रेडर की लाइबिलिटी में हुआ। शुक्रिया बताने के लिए मेरा बेटा। इजाफा और लाइबिलिटी बढ़े तो हमेशा कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो कहाँ लिखते हैं? शुक्रिया बताने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो फटी हुई आंखों से ये देख लें, ये देखें सॉल्यूशन में अकाउंट्स पेबल क्रेडिट में 32,000 सबको लिखा नजर आ गया होगा यकीनन। कोई ऐसा नहीं है जो कह सर मुझे नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा तो बेटा अपनी किताब में देख लो, यही आखिरी हल है मेरे पास, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बस आज की अब आखिरी बात, और कुछ नजर आ रहा है? नहीं सर अब कुछ नजर नहीं आ रहा। तो बताओ ये सब चीजें बिजनेस में कौन लेकर आया? बोलो ये सब बिजनेस में कौन लेकर आया? जल्दी से बताओ, शाबाश मिस्टर आर। अच्छा, और अगर मिस्टर आर बस यही लाते, सुनना मेरा जुमला, अगर मिस्टर आर बिजनेस में 8,000 से लेकर 16,000 तक सिर्फ यही चीजें लाते तो इतने रुपए के वो बन जाते बिजनेस में, बोलो क्या? मालिक, ओनर, है ना? लेकिन क्योंकि आप अपने साथ एसेट के साथ क्या क्या लाए बोलो? कॉन्ट्रा एसेट और क्या लाए? लाइबिलिटी। तो इन सब के टोटल में से, अरे भैया मेरे साथ हो ना, क्या बोल रहा हूं? इन सब के टोटल में से, डेबिट के टोटल में से एक दो, इन दोनों को करेंगे बोलो क्या? सब्ट्रैक्ट, माइनस। शुक्रिया अक्सा, शुक्रिया इब्राहिम। बाकी लोगों को माइनस और सब्ट्रैक्ट और लेस लिखना नहीं आ रहा होगा, वो स्पेलिंग सोच रहे होंगे। एस उमामा का भी बहुत शुक्रिया। अशका ताहिर का तो इंटरनेट इशू चल रहा है, बाकी लोग सुन हुए हैं बेचारे, कमजोरी हो गई है दिमागी तौर पे बहुत। NZ91 ने बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा एसेट माइनस लाइबिलिटी। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन जरा देखिएगा ये एसेट में से कॉन्ट्रा एसेट को भी माइनस करना है। एसेट में से लाइबिलिटी तो माइनस करनी है, लेकिन कॉन्ट्रा एसेट भी तो माइनस करना है, क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट एसेट की वैल्यू को कम करता है। शुक्रिया, आपने मेरी बात पे यस सर कहा। ठीक है जी अस्कदार, बताना क्या है ये तो बताएं बेटा, दोबारा तो बताऊं, लेकिन बताऊं क्या ये तो बताएं। दोबारा बताऊं क्या? दोबारा बताएं तो बड़ा आसान होता है बोलना, लेकिन बताऊं क्या, ये क्वेश्चन है।
मैं कह रहा हूं ये सारे डेबिट में से आप क्रेडिट की दो चीजें माइनस कर दें, एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स और एक अकाउंट पेबल, यानी एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दें और एसेट में से कॉन्ट्रा एसेट माइनस कर दें। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद है इसका? उसका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? जरा अनम्यूट करके सुनाना अपनी खूबसूरत आवाज में, जल्दी से, शाबाश। उसका अनम्यूट कर लो मेरा बेटा जल्दी। 5 मिनट बोला था, इतनी देर लगा दी, का दूसरी मीटिंग भी पूरी सुनाओगे तुम लोग? हाँ बोलो जल्दी से, आवाज आ रही है मुझे तुम्हारी। प्लस लायबिलिटी। जोर से बोलो, जोर से, जरा। खाना नहीं खाया दोपहर का? शाबाश। एसेट लायबिलिटी नहीं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना? तो इसका मतलब है एसेट बराबर होते हैं लायबिलिटी और कैपिटल के। तो अगर तुम्हें लायबिलिटी पता हो और एसेट पता हो तो एसेट में से लायबिलिटी को क्या कर दोगी, बोलो? माइनस तो क्या पता चल जाएगा? कैपिटल। तो ये देखो हमने यही किया है। मैं कह रहा हूं इसमें से माइनस कर दो लायबिलिटी, लेकिन ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स को भी माइनस करना। सर क्यों, इसे क्यों माइनस करूं? क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट है, ये एसेट की वैल्यू को कम करता है। इसका मतलब है ये तमाम डेबिट को प्लस करके इसका, इसमें से ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों को माइनस करो तो जो डिफरेंस आया उसका नाम है आर कैपिटल। आर बिजनेस में इतने रुपए का बन गया, बोलो क्या? मालिक। क्या सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया? मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो अब आप अल्लाह के फजल और हुक्म से एंट्री नंबर 2 खुद समझ सकते हैं। ये एंट्री नंबर 2 है। और अब आप जरा देख लें, कैश 12,000। अब मैं जहाज उड़ा रहा हूँ, सही है, जहाज उड़ा रहा हूँ, कोई गिरे तो चीख मार दे। कैश 12,000, ये देखें कैश 12,000 लिखा हुआ है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल 48,000, तो ये देखें 48 ही लिखा हुआ है। सर अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिखा, अभी नीचे पढ़ेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स के बारे में। उसके बाद अकाउंट, ये पढ़ लेता हूँ। एस के अकाउंट रिसीवेबल के बारे में अंदाजा लगाया कि बस कितना मिलेगा, आप अंदाजा लगाएं, जरा देखिएगा क्या किया है, अल्लाह माफ करे। जी जी खत्म कर रहा हूँ, SH354 क्लास खत्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपसे दूसरे पार्टनर की एंट्री पूछ रहा हूँ बस, क्या आपको समझ आ गई है? दूसरे पार्टनर की एंट्री देख लें आप, अगर आप लोगों को खुद समझ आ रही है बुक में चेक कर लें, तो मैं क्लास खत्म कर देता हूँ आप लोगों की। मुझे को शौक थोड़ी है एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ाने का, आप भी थक जाते हैं। जी बोलें। एस के अकाउंट रिसीवेबल से लेने तो एस ने 48 हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं उसे मिलेंगे कितने माशाल्लाह? तो आप जरा बताइएगा उसे कितने नहीं मिलेंगे, बोलें उसे कितने नहीं मिलेंगे, इसका जवाब दें मुझे। तो 40,000 रुपए को कौन से अकाउंट में रखेंगे? 40,000 रुपए किस अकाउंट में लिखा होना चाहिए? अलाउंस फॉर बैड डेट्स में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर आप सिर्फ एस का जो है वो देखें कंसर्न, यानी एस की अजम्पशन देखें, तो आप कहेंगे एस भाई तो माशाल्लाह बड़े मासूम है, वो कह रहे हैं 48,000 में से 1,600 रुपए नहीं मिलेंगे। वो तो खुश फहमी का शिकार है, वो कह रहे हैं 46,400 मिल जाएंगे, जबकि दोनों ने राजी किया कि बेटे तुम्हें कोई 46 नहीं मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगे बस 8,000। इसका मतलब है 40,000 अलाउंस फॉर बैड डेट्स में होना चाहिए। ये देख लो 40,000 सबको नजर आ गया? यस और नो तो कर दो मुसलमानों अगर नजर आ गया। अच्छा अब देखो उसके बाद क्या है, उसकी ऑफिस सप्लाईज। नहीं, ऑफिस सप्लाईज पे जाने से पहले मर्चेंडाइज देखो। मर्चेंडाइज 20,000 की है। मर्चेंडाइज से मुतालिक यहाँ कोई जुमला नजर नहीं आ रहा, तो मर्चेंडाइज एज इट इज 20,000 की छपी हुई होनी चाहिए। चेक करो, ये देखो मर्चेंडाइज 20,000 की लिखी है एज इट इज, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज देखना जरा, ऑफिस सप्लाईज कितने की है उसकी? ऑफिस सप्लाईज है 1,600 की। लेकिन ऑफिस सप्लाईज के बारे में जरा क्या देख कह रहा है मेरा बेटा? कह रहा ऑफिस सप्लाईज होनी चाहिए कितने की मेरा बच्चा? 600 की। हमने बोला अच्छा, तो फिर वो ऐसे ऑफिस सप्लाईज कितने की लिखी है? 1,600, लेकिन वो कह रहा है 600 की लिखो। तो हमने भी कहा ठीक है भाई, हम भी 600 की लिख लेते हैं। ये देखो लिखी हुई है। डिलीवरी इक्विपमेंट के बारे में कुछ लिखा है? नहीं, डिलीवरी इक्विपमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में। तो हमने कहा डिलीवरी इक्विपमेंट बनता कितने का है? 48, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ है 16, 48 माइनस 16 बना 32, तो हम 32 ही लिख रहे हैं। ये देखो नीचे 32, क्योंकि इसकी एग्रीड वैल्यू गिवन नहीं है। जबकि ऑफिस इक्विपमेंट जो कि है 32 का, इस पे डेप्रिसिएशन हुआ है 20,000, बनता कितने का है? 12,000। उसकी एग्रीड वैल्यू कितनी है बोलो?
उसकी एग्रीड वैल्यू कितनी है बोलो। तो अब मैं 12 नहीं लिखूंगा, सिर्फ कितनी लिखूंगा नीचे एंट्री में, ये देखो 5000 लिखी है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 40,000 ऑलरेडी समझा चुका हूं। अकाउंट पेबल की अमाउंट ये लिखी हुई 38 एज इट इज आ गई। जी जी सैमरोज आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलें। बस खत्म कर रहा हूं मैं क्लास, फिर आप लोगों से 2 मिनट बात करके आपको भी ऑफ कर दूंगा। अगर 2 मिनट आप रुक सकती हैं तो रुक जाएं। जी जी बस 2 मिनट रुके, अभी पूरी क्लास ऑफ हो जाएगी, आप और मामा रुकेंगे सिर्फ। अच्छा तो मुझे ये बताएं अब कि आप लोगों को ये समझ में आया कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स 40 लिखा है, 38 लायबिलिटी और कैपिटल कैसे आया। अगर आपको ये समझ आ गया तो बस अब आप सब लोग ये काम देख लें, कल ये सवाल करके रखें और फिर इसके बाद कल आपसे मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह। आपकी बुक जो आपके पास मौजूद है उसका क्वेश्चन 1, रहीम और सलीम ये 2 पार्टनर हैं। क्वेश्चन 1 है, प्रॉब्लम 1 नहीं है, क्वेश्चन 1। आप कहते हैं सर पेज नंबर बता दो, तो मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ, मेरा बच्चा कोई मसले वाली बात नहीं है। पेज नंबर भी बता देता हूँ आपको, ताकि आप इस सवाल को वाकई में हकीकी तौर पे कर सकें। मेरा बेटा ये है पेज नंबर 99, पेज नंबर 99। थैंक यू सो मच SH354। पेज 99 क्वेश्चन नंबर 1। NZ129 आप रुक जाए जरा, फिर बात करता हूँ आपसे। NZ129 आप भी क्लास में रुक जाइएगा, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है। ओके अच्छा जी, तो एक सवाल ये हो गया, एक और दे दूं, क्या ख्याल है? समझ आ गया तो फिर तो काम कर सकता है ना इंसान। एक 1 हो गया और एक इसी पेज पे 3, सही है। एक 1 हो गया क्वेश्चन 1 और एक इसी पेज पे क्वेश्चन 3। बस 2 सवाल आपकी सेहत के लिए काफी हैं। ये 2 सवालात के साथ कल इंशाल्लाह मुलाकात हो रही है, सही है। ओके जी, तो अब 3 लोग रुकें, एक तो रुकें NZ129 और सैमरोज रुकें और उमामा रुकें, बाकी सबको फी अमानिल्लाह, बाकी सब लीव करते जाएं मीटिंग। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, जल्दी जल्दी शाबाश।